वेलकम टू माई लेक्चर सीरीज़ एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने फेजर्स तक देख लिए। तो आज दो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं कि जो पेपर में आने के काफ़ी चांसेस हैं उनको समझने। तो वीडियो क्वालिटी जो है वो 720 पिक्सल्स पे आज सेट कर लें आप। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फेजर्स का टॉपिक था, उसका मैं ओवरव्यू दोबारा देता जाऊँ कि देखें एक अल्टरनेटिंग जो सिग्नल है, फ्लक्चुएटिंग सिग्नल, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है कि इसको एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ग्रीन सिग्नल जो है इसमें ये रेफरेंस सिग्नल है वोल्टेज। करंट जो है वो लैग कर रही है। लैग क्यों कर रही है वो मैंने पिछले लेक्चर में सारा डिटेल से उस कंसेप्ट को बता दिए। तो देखें अगर वोल्टेज को रेफरेंस लें तो करंट लैग अगर 90 डिग्री लैग कर रही है तो उसको इस तरह शो करेंगे। इसी तरह अगर करंट को रेफरेंस लें तो क्या देखते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज से करंट लैग कर रही है और करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है, दोनों का सेम मतलब है। तो उसको इस तरह बनाएंगे हम। और ये इक्वेशन जो है V=V0 या VRMS, इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज मैंने शो किया है, ये वोल्टेज पीक वैल्यू भी हो सकती है या RMS वैल्यू। इसी तरह ये करंट की भी पीक वैल्यू हो सकती है या RMS वैल्यू। तो ऐसी सर्किट्स की तरफ आती हैं। तो सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं तीन तरह के, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। डीसी सर्किट्स में क्या होता है कि वोल्टेज या करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, और डीसी सर्किट्स में फेज शिफ्ट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन इसी सर्किट्स में वोल्टेज या करंट कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों यूज़ होते हैं। तो रजिस्टर का मैंने सिंबल बनाया हुआ है। इंडक्टर जो है ये एक वायर रैप्ड की हुई है, तो इसका ये सिंबल किस तरह होता है। और कैपेसिटर जो होता है ये प्लेट्स मैंने उसको शो किया है। तो ये तीनों के सिंबल हैं और तीनों एसी सर्किट्स में अभी यूज़ करेंगे। तो ये किस तरह कनेक्ट होते हैं देखते हैं। सबसे पहले एसी थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर के थ्रू अल्टरनेटिंग जो करंट है वो किस तरह बिहेव करता है। तो सर्किट डायग्राम देखें कि V0, ये V सप्लाई, इसको V0 sin ओमेगा टी से शो किया है। नो फेज डिफरेंस, ओमेगा टी प्लस ज़ीरो, इसको इसी इक्वेशन को मैं ओमेगा टी प्लस ज़ीरो डिग्री भी लिख सकता हूँ या सेम यही इक्वेशन रहने दूँ। तो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं कि इसका जो करंट आएगा उसमें फेज डिफरेंस होता है या नहीं। तो ये देखें वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज है, नो फेज डिफरेंस। जब ये रजिस्टर के क्रॉस लगेगा तो करंट फ्लो करेगी। तो ओम्स लॉ के मुताबिक V=IR होता है। तो इसलिए I क्या हो जाएगा, V/R। तो V की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, V0 sin ओमेगा टी, वो पुट की। तो V0 sin ओमेगा टी बाई R आ गया। अब देखें V0 मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, तो बाई R डिवाइडेड बाई R करें, V0 बाई R करें तो सेम चीज़ करंट बन जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई रजिस्टर का मतलब इससे आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आती है। I0 जो है मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ये V0 और R से आई है। तो इसलिए V0 बाई R को मैं I0 से रिप्लेस करूँगा। साइन ओमेगा टी, इसमें भी देखें नो फेज डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब कि जब किसी एसी सर्किट में रजिस्टर लगाओ तो वहाँ पर वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस नहीं होता। तो सेम चीज़ ही मैंने दिखाई हुई है कि ये वोल्टेज जहाँ पर पीक पे जा रहा है, सेम ये रेड से मैंने करंट शो किया, वो भी पीक पे जा रहा है। जैसे ही वोल्टेज ज़ीरो हो रहा है 180 डिग्री पे, तो करंट भी उसी टाइम पे ज़ीरो हो रहा है। तो मैंने रेड पीक को छोटा शो किया है, वोल्टेज वाली पीक को ज़्यादा यानी उससे बड़ा शो किया है। ये किस लिए किया है कि देखें V=IR, वोल्टेज दो चीज़ों से मिलकर बना है, करंट और रेजिस्टेंस से। तो करंट जो है वो 5 है और वोल्टेज 20 है, मतलब कि वोल्टेज ज़्यादा होता है करंट से। तो इसको वोल्टेज के बराबर होने के लिए
किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जहाँ यहाँ पर ये रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब है वोल्टेज जो है वो है खुद मैग्नीट्यूड के लिहाज से वो करंट से ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इस तरह शो किया है। और ये इनकी इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी, नो फेज डिफरेंस। देख लीजिए दोनों में फेज डिफरेंस नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट है कि इसका वेक्टर बनाना है। तो देखें वोल्टेज को मैंने क्यों बड़ा शो किया है, करंट को क्यों शो किया, ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब वोल्टेज और करंट इन फेज़ हैं। जैसे जैसे वोल्टेज राइज करता है पीक पे जाता है उसी वक्त ही करंट जाता है, वैसे वोल्टेज पीक से नीचे आ रहा है ज़ीरो पे, करंट भी उसको फॉलो कर रहा है। तो मतलब कि दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस नहीं है, तो वोल्टेज के ऊपर ही मैंने करंट को बना दी है नो फेज़ डिफरेंस, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। पावर का फार्मूला है, ये तीनों फार्मूले एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपने याद रखने हैं। P इज़ इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर आती है, पावर का यूनिट होता है वाट्स। तो V की जगह अगर ओम्स लॉ से आई आर निकालें, वो पुट करें तो आई स्केयर आर आता है। ये फार्मूला भी याद रखना है, ये तीन फार्मूले हैं, P इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर आर, और आई की जगह V बाई आर जब पुट करते हैं तो V स्केयर बाई आर आता है। तो ये तीन डिफरेंट सिनेरियो के लिए फार्मूले हैं। वोल्टेज करंट दिया हो तो तब भी पावर निकल आती है, करंट रेजिस्टेंस दी हो तब भी पावर निकल आती है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हो तब भी पावर निकल आती है। अब अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ कैपेसिटर स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर आपको पता है एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये एमसीक्यू में चीज़ आ सकती है कि कैपेसिटर एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये हमेशा याद रखना है, ये एमसीक्यू में एंट्री टेस्ट में आ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। ये इसका साइन दिया हुआ है, दो मेटल प्लेट्स उनके दरमियान सेपरेशन है। एसी सर्किट में कैपेसिटर लगा है, जब एसी सर्किट में कैपेसिटर लगे तो एसी करंट फ्लो करती रहेगी, लेकिन डीसी सर्किट में जब कैपेसिटर लगाएंगे तो डीसी ब्लॉक हो जाएगी। क्यों ब्लॉक हो जाएगी? तो उसका रीज़न ये है कि जब वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस आएगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं मेटल की, तो मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस में होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा उस तो वो इस तरह फ्लो कराएगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ पर डिपॉजिट करता जाएगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं मतलब प्रोटॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एक वक्त ऐसा आएगा, ये कुछ मिनी सेकंड में ही होता है, एक वक्त आएगा जितना वोल्टेज इधर है उतना वोल्टेज इधर आ जाएगा। तो उस वक्त पे क्या होगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है जब इनके दरमियान, तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकेगा। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। ये वजह है कि डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक करता है और एसी इसमें से फ्लो इस वजह से होती है कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पर चार्ज डेवलप होता है, लेकिन साथ ही पोलैरिटी चेंज होती है, तो वो चार्ज डेवलप होने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब कि थोड़ी देर के लिए यहाँ करंट फ्लो होगा फिर ऐसे फ्लो होगा। तो ये सारी चीज़ जो है ना आपकी बुक के ऊपर तफसील के साथ बताई गई है, तो जिसमें आप दे सकते हैं कि कुछ देर के लिए ये पोलैरिटी है, कुछ देर के लिए ये पोलैरिटी, इस वजह से करंट भी जो है ना फ्लो होता रहता है। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट दो देखने हैं जो आगे चलने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। साइन वेव, ये साइन वेव है, साइन ओमेगा टी या साइन थीटा से इसको शो कर रहा हूँ, नो फेज डिफरेंस। मैं इसको अब लीड करा दिया, 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ गया, ये जो आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो 90 डिग्री साइन वेव को हम कहते हैं कोस थीटा या कोसाइन वेव, इसी को ही हम कहेंगे लीडिंग साइन वेव को कोसाइन वेव। तो ये चीज़ आपने मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ा होगा 10th में मैट्रिक में। तो दूसरी चीज़ एक और है कि ये एक क्वांटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो रही है, ये क्वांटिटी है वोल्टेज विद, और यहाँ पर है टाइम के रिस्पेक्ट से। अब ये हो रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम चेंज हो रहा है, पहले T1 था T2 हो गया, वोल्टेज V1 था V2। इन दोनों टाइम डिफरेंस के लिए हम डेल्टा टी यूज़ करते हैं। तो ये टाइम इंटरवल बताता है कि यहाँ से लेके
यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज चेंज होने पे इसको कितना टाइम लगा और इतने टाइम पे कितना वोल्टेज चेंज हुआ, तो वो वोल्टेज चेंज डेल्टा वी से शो करते हैं। तो इसको मैं डेल्टा, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे चाहिए कि किसी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट सिर्फ यहाँ पर रेट ऑफ चेंज चाहिए। वो एक पॉइंट कब आएगा, जब ये डेल्टा टी, इन दोनों का डिफरेंस ये इतने क्लोज एक दूसरे के आपस में आ जाएंगे कि ऐसे लगेगा कि इन डेल्टा टी अप्रोच जो है ना वो ज़ीरो हो गया है, लेकिन एक्चुअली में ज़ीरो नहीं होता। और ये इसका मतलब है कि वेरी क्लोज, कि ये दोनों पॉइंट्स T1 T2 मिल के एक पॉइंट बन जाएंगे, इतने क्लोज आ जाएंगे। तो वहाँ पर वोल्टेज का भी एक पॉइंट मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसी को हम मैथ्स में कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसी चीज़ का होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से जो है ना वो चेंज हो रही है, किस स्पीड से चेंज हो रही है। अब ये जो मैंने लिखा था इसी को मैं लिखता हूँ डी वी बाई डी टी। डेल से मैंने डी ऑपरेटर ले आया हूँ डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डेल आगे जहाँ पर भी डेल आएगा उसको मैं डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दूँगा। ये आपको कॉन्सेप्ट जो है ना डेरिवेटिव का भी पता होना चाहिए, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टार्ट होती है, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट किस तरह बिहेव करते हैं। तो कैपेसिटर में जो सबसे पहले ये देख लें कि करंट होती है क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, कोई भी चार्ज होगा किसी भी इंटरवल में, और ये डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें वो चार्ज डेवलप हुआ है। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मैंने डेल का कहा था कि जहाँ पर डेल आएगा उसको हम डी ऑपरेटर यानी डेरिवेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं कि इसकी ज़रूरत कहाँ पर आएगी हमें। Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटर की इक्वेशन है, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लें। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अब सी का डेरिवेटिव नहीं होता, सी एक कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस जो है वो ना वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है किसी चीज़ की, ना ही करंट पे डिपेंड कर रही है। वो तो डिपेंड कर रही है एरिया, डाइलेक्ट्रिक पे और दोनों के दरमियान सेपरेशन पे। करंट और वोल्टेज पे कैपेसिटेंस नहीं डिपेंड कर रही, इसलिए इसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया। कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसमें रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। आपने सारी इक्वेशन नहीं लिखनी, लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ जो सिलेक्टेड इक्वेशन हैं वो आपको बताऊंगा, सिर्फ वो लिखनी है, बाकी समझाने के लिए। और थ्योरी में फिर भी लिखते हुए रट्टा लगाया हुआ है या जो भी है गलती हो सकती है, लेकिन जब मैथमेटिकल प्रूफ आप देंगे तो उससे वो गलती का इम्कान नहीं है और वो 100% जो है ना ठीक होगा। तो करंट की इक्वेशन नंबर 1 याद रखनी है, इसको याद रखनी है। आई इज इक्वल टू सी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, वोल्टेज अगर पता हो तो करंट फाइंड कर सकते हैं। तो वोल्टेज तो हमारे पास था साइन वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी चीज़ को वी में पुट किया, जब वी में पुट किया तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी पुट किया। वी नॉट एक पीक वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ये चेंज नहीं होती एक वेव की। जो साइनोसाइडल वेव है उसका एम्पलीट्यूड अगर क्या कहते हैं ना कांस्टेंट है, तो ये वी नॉट भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये डेरिवेटिव से बाहर इसको लिख रही है, क्योंकि इसका भी हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका साइन ओमेगा टी का साइन का डेरिवेटिव मैथ्स के अंदर होता है कॉस टी। साइन ओमेगा टी यानी टी के साथ वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव होगा, ये अगर एक कांस्टेंट ओमेगा अगर साइन के अंदर आ रहा है, वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट अगर एंगल के साथ आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई होगा कॉस ओमेगा टी के साथ। साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मतलब इस सारे की जगह ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिखना है हमने। ये इक्वेशन आप बेशक मैथमेटिकली सॉल्व ना करें, सिलेक्टेड इक्वेशन सिर्फ लिखें। तो अल्टीमेटली आपके पास कॉस ओमेगा टी आ गया। कॉस ओमेगा टी मैंने बताया था कि साइन वेव होती है 90 डिग्री से लीड कर रही है, तो मैं कॉस ओमेगा टी को ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये क्या दे रहा है, ये चीज़ देखें कि देखें वोल्टेज में क्या होता था पहले, कि जब हमने सबसे पहले एक रजिस्टर में से एसी पास की थी तो जो वोल्टेज था उसमें भी कोई फेज डिफरेंस नहीं था, करंट में भी कोई फेज डिफरेंस नहीं था।
लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं। अब क्या आ गया कि ओमेगा टी प्लस 90 फेज डिफरेंस आ गया। तो ये जो मैं बात करूँगा ये आपने याद रख लेनी है, लिख लेनी है कि कैपेसिटर में हमेशा करंट लीड करता है। ये चीज़ मतलब जब करंट लीड करेगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली लैग करेगा। और कैपेसिटर में दूसरी चीज़ ये होती है कि रेजिस्टिव सर्किट में तो रेजिस्टेंस होती है, फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करती है। कैपेसिटर में यही चीज़ होती है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है, तो वो उसका भी यूनिट ओम्स होता है। तो देखें रिएक्टेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं। आई इज इक्वल टू सी ओमेगा नॉट कॉज ओमेगा टी। एक इक्वेशन ले ली मैंने। अब कॉज ओमेगा टी जो होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कब आती है? जब कॉज ज़ीरो होता है। जब कॉज की वैल्यू 0 डिग्री होती है। देखें कॉज कोसाइन वेव है, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि कॉज ओमेगा टी 0 डिग्री पुट करेंगे तो 1 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो वो 1 होती है। तो ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, सी वी नॉट ओमेगा रह गया पीछे। तो जब मैक्सिमम वैल्यू की बात की है तो आई से आई नॉट हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमने ली है इसकी, तो आई नॉट भी मैक्सिमम है। अब हमें वी बाई आर बनाना है, यानी इस रिएक्टेंस के लिए वी बाई आर चाहिए, वी बाई आई चाहिए। तो आई नॉट बाई वी नॉट अगर करें, आई नॉट ये वी नॉट वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ओमेगा सी रह गया या सी ओमेगा रह गया, जैसे भी बोलें आप। अब वी बाई आई बनाने के लिए इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ, सारे को रेसिप्रोकल में ले जाता हूँ। तो वी नॉट बाई आई नॉट हो जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा 1/ओमेगा सी। तो अब देखते हैं ये वी नॉट और आई नॉट से हमें क्या, वी और आई से तो रेजिस्टेंस बन गया, तो वी नॉट और आई नॉट से हमें रिएक्टेंस मिल जाएगी। तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो उसको रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये देखें ये क्वेश्चन थी पिछले पेज पे, वी नॉट और आई नॉट एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका यूनिट भी ओम्स ही होता है। तो अगर ये एक्स सी मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाती है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी के बराबर है। बुक में क्या दिया हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आर एम एस की फॉर्म में लिखा हुआ है। वो किस तरह है कि देखें वी नॉट हमारे पास, आपको पहले एक लेक्चर में ये बताया था कि वी आर एम एस होता है 0.7 वी नॉट। तो वी नॉट क्या होगा, वी आर एम एस बाई 0.7। तो सेम चीज़ वी नॉट क्या है, वी आर एम एस बाई 0.7। इसी तरह आई आर एम एस बाई 0.7 आ जाएगा आई नॉट के लिए। तो ये डिवीजन का साइन है, ये बड़ी सी लाइन जो रेड कलर की है डिवाइड कर रही है दोनों को, एक्सप्रेशन को। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन इसकी जगह आ गया, और निचले जो एक्सप्रेशन है इसको भी उल्टा कर देते हैं कि 0.7 बाई आई आर एम एस मल्टीप्लाई हो के ये 0.7 कैंसिल, वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के रिएक्टेंस होगी कि आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। अब देखें कि एक्स सी मैंने लिखा था 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा का होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ पुट करें तो ये सी आ जाता है। तो ये जो इक्वेशन जिनको मैंने नंबरिंग दी है, सिर्फ आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इक्वेशन लिखनी है। अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये आपने लाजमी करना है, वरना फ़ायदा नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने का। ये वी नॉट साइन ओमेगा टी ये रेफरेंस वेव थी हमारी, करंट की वेव हमें मिली 90 डिग्री शिफ्टेड। क्यों, ये देख लें इक्वेशन जो मैंने निकाली थी, थीटा प्लस 90। अब यहाँ पर सी और ओमेगा दिया हुआ है, 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी होता है एक्स सी, ओमेगा सी क्या होगा 1/एक्स सी। तो रिप्लेस करते हैं, ओमेगा सी को 1/एक्स सी से रिप्लेस किया तो वी नॉट बाई एक्स सी साइन थीटा प्लस 90। तो ये लाजमी आपने करना है। और ये फेज़र तो जो है ना उसको भी देख लें, वोल्टेज रेफरेंस है। मैंने कहा था कैपेसिटर में करंट लीड करती है, प्योर कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करती है, ये हम प्योर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो इसमें करंट 90 डिग्री लीड कर रही है वोल्टेज से। अगर करंट को रेफरेंस लूँ तो देखें मैं एक बात करूँगा, यानी दो डिफरेंट
जो है ना उसकी सेम कॉन्टेक्स्ट में होगा कि कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज से, या फिर अगर मैं कहूँ कि वोल्टेज लैग करता है करंट से, दोनों का सेम मतलब है कि करंट लीड कर रही है वोल्टेज से और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है करंट से। तो दोनों तरह से आप इसको ना ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी फेजर डायग्राम। लीड का मतलब है आगे जा रहा है, वोल्ट लैग का मतलब है कि पीछे रह रहा है। तो कैपेसिटर में करंट आगे जा रहा है, वोल्टेज पीछे रह रहा है। यहाँ फिर ऐसे मैं कहूँ कि कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रह रहा है, करंट आगे जा रहा है, दोनों सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी रिएक्टेंस की इक्वेशन थी। ये क्या बता रही है हमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बनाना भी है, लिखना भी है लॉन्ग में। एक्स सी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि फ्रीक्वेंसी जब कम होगी रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी रिएक्टेंस कम होगी। ये मैंने ग्राफ से भी शो कर दिया है कि शुरू में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी राइट साइड पे चलती है, इंक्रीज होगी। शुरू में फ्रीक्वेंसी कम है, देखिए रिएक्टेंस की वैल्यू पीक से आ रही ज़्यादा। ऐसा तब जब फ्रीक्वेंसी आगे चलना शुरू करेंगे तो रिएक्टेंस की वैल्यू भी कम होना शुरू होगी है। तो रिएक्टेंस की मैंने बात की थी कि रिएक्टेंस होती है एसी फ्लो जो होता है करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो, उसमें ये रुकावट या अपोजिशन होती है। तो अगर ये अपोजिशन बढ़ेगी तो करंट अल्टीमेटली कम होगा। अपोजिशन जो होगी ये रिएक्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा। ये किस फार्मूले से मैंने बताया है, इस फार्मूले को देख लें। इसके डिनोमिनेटर में एक्स सी है और इधर ये आई आर एम एस है। डिनोमिनेटर में जब कोई चीज़ कम होती है तो ये अल्टीमेटली ज़्यादा होती है, अगर ये डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो ये अल्टीमेटली कम होगी। तो ये एक आपने लाजमी बनाना है इसी थ्रू है। और इसका कैपेसिटर का मैं ये भी बता दूं कि जो प्योर कैपेसिटर होता है इसमें कोई पावर लॉस नहीं होता। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसको ड्राइव भी करेंगे, देखेंगे भी। एसी थ्रू एंड इंडक्टर, एसी थ्रू एंड इंडक्टर जो है इसका लाइट का ज़रा इशू हो गया था। तो एसी थ्रू एंड इंडक्टर का टॉपिक जो था ना वो हमने डिस्कस कर रहे थे। तो इंडक्टर में पहली लाइन दूसरी लाइन है कि स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात जो है ना पहले बांध लेनी है कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की सूरत में ना एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में जो है स्टोर करता है। अब कैपेसिटर इंडक्टर में क्या है लिखा हुआ है, इंडक्टर अपोजिस चेंज इन करंट, कि जो ये एकदम करंट चेंज होती है इंडक्टर इसको अपोज करता है। मैं उसको प्रूफ भी दूंगा आपको। उससे पहले आपको मैं कैपेसिटर का बता दूं कि कैपेसिटर जो है ये वोल्टेज का जो चेंज है उसको अपोज करता है। और इसका प्रूफ क्या है कि पिछले लेक्चर में देखा था कि करंट लीड कर रही थी वोल्टेज से, करंट मैक्सिमम पे थी, तो उस वक्त कैपेसिटर जो है ना मिनिमम पे था। यानी कि कैपेसिटर में तो सॉरी वोल्टेज उस वक्त मिनिमम पे था, वोल्टेज पीछे रह रहा है, डिले में रहा है। तो इसका यानी प्रूफ यही है कि जब करंट मैक्सिमम पे है वोल्टेज उस वक्त मिनिमम वैल्यू पे अभी स्टार्ट हुआ है, पीछे रह रहा है, डिले पे रह रहा है। तो ये इसका प्रूफ था कि ये वोल्टेज को अपोज करता है। जो इंडक्टर है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है और ये चेंज इन करंट को अपोज करेगा। इसमें हमने करंट सोर्स लिया है, इसका रीज़न बाद में बताऊंगा क्यों लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब करंट फ्लो करेगा तो ये इंडक्टर एनर्जी बिल्ड करना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इसके अराउंड बिल्कुल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि आने वाली करंट को रोकेगा। जो करंट इसकी तरफ फ्लो कर रही है ये इसको फ्लो नहीं कराने देगा, इसमें अपोजिशन आएगी। तो फिर क्या होगा कि अब ये एनर्जी स्टोर एलिमेंट जो है ये इसका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है एल डेल्टा आई बाई डी टी। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, चैप्टर 15 में सेल्फ इंडक्टर वाला टॉपिक जो म्यूचुअल इंडक्शन के साथ है वो स्टडी करें, उसमें ये इक्वेशन है कि इंडक्टर का ईएमएफ ये होता है। अब इसमें
अब मैंने जो पहले बात बताई है कि ये इससे आने वाले करंट को रोकेगा, अपोज करेगा, तो उस अपोज करने के लिए इसका साइन नेगेटिव लगाया है, ये लेंज लॉ से आया था। तो ये इस ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। अब इसको तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है करंट फ्लो कराने में। इसको हम किस तरह काम करेंगे, इतना ही वोल्टेज जितना ये वो है था, इतना ही इंडक्टर का वोल्टेज अगर हम मेन से देंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है ईएमएफ का वो ख़त्म हो जाएगा, तो करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली फिर जो है ना फ्लो करता रहेगा। अब ये इसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है इंडक्टर में, एल डेल डी आई बाई डी टी। डेल्टा को मैंने डी से कर दिया है, डेरिवेटिव फॉर्म में लिख लिया है। तो डेरिवेटिव्स के बारे में जो डिटेल से एक मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा, तो उसमें देख सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। वैसे मैंने ये बता दिया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है वो डेरिवेटिव बताता है हमें। तो आई की वैल्यू पुट की, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है। ये समझाने के स्टेप्स हैं बाकी, फिर ये आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये थ्योरी में आप अगर पढ़ेंगे तो वो आप उसमें मार खा जाएंगे, कटिंग भी होगी और रट्टा भी नहीं लगाने होगा आपसे, वो समझ भी नहीं आएगी आपको, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। आई नॉट पीक वैल्यू है, एल आई नॉट कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल ली है। इस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव पड़ा था, ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। ओमेगा एल आई नॉट ये सारे कांस्टेंट अब आ गए हैं। अब कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस 90, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब देख लें, करंट में कोई फेज शिफ्ट नहीं था, लेकिन वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडक्टर में करंट लैग करती है और वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से। तो ये इसका मैंने एक जो डायग्राम है ये आपने अगर बना दी तो एग्जामिनर को भी समझने में कोई मसला नहीं होगा, और उसको भी जो है ना वो आपके नंबर पक्के होंगे। ये आई नॉट साइन ओमेगा टी कोई फेज डिफरेंस नहीं, ज़ीरो का 90 का फेज डिफरेंस आ गया। अब इसी इक्वेशन से हम जो है ना इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी है कि वोल्टेज ओवर करंट। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये मैंने इसको ना हटा दिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिखा नहीं है। एल आई नॉट ओमेगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू जब लेंगे पीक वैल्यू, उस वक्त वोल्टेज भी पीक पे होगा, मैक्सिमम वैल्यू पीक पे होती है साइन वेव की, वोल्टेज भी पीक पे होगा। वी नॉट एल आई नॉट ओमेगा, वी नॉट ओवर आई नॉट करेंगे तो ओमेगा एल आ जाएगा। वी नॉट ओवर आई नॉट को पहले भी बताया था, ये रिएक्टेंस है, इसको मैं शो करूँगा एक्स एल से। तो एक्स एल इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये याद रखनी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस कैपेसिटिव हो या इंडक्टिव हो, यूनिट सेम ही है, ओहम्स। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, देखें ये चीज़ सारी एक्स एल थी, ओमेगा एल के बराबर थी, तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल, मतलब एक्स एल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ करने से ये इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज़ करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज़ करेगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर इंक्रीज़ करेगी, इसका क्या मतलब है कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, तो मतलब वो करंट कम हो जाएगा। तो इसका वाइस वर्सा ये चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं कि इंडक्टर में एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट बताई थी, तो वो क्या है कि इसमें इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करती है। देखिए करंट पीछे रह रही है, ये 90 डिग्री ऊपर लीड की तरफ चल रहा है वेक्टर। अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूँ, करंट देखूँ, तो करंट लैग करती है वोल्टेज के रिस्पेक्ट से। वोल्टेज लीड करता है करंट से और करंट वोल्टेज से लैग करती है। तो उसकी इस रेफरेंस वोल्टेज लूँ तो ये वेवफॉर्म बन जाती है। अगर हाँ, ये बात याद रखनी है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपकी बुक में भी जो है ना पैराग्राफ एक लास्ट में दिया हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ डिस्कस की हुई है कि प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर में, ये पैराग्राफ है सारा। प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर में क्या होता है कि पावर लॉस या पावर इस्तेमाल नहीं होती, पावर डिसिपेशन नहीं होती। क्या वजह है इसकी, देखते हैं, बुक में नहीं बताई, आप बता रहे। देखें करंट लीड का आ रहा है, वोल्टेज जो है वो लैग का आ रहा है, तो देखें क्या होता है 90 डिग्री तक क्या होता है कि आई पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है। पावर का फॉर्मूला है वी इंटू आई, इससे पावर डायग्राम बनाएंगे हम, वी इंटू आई।
वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, अल्टीमेटली पावर डायग्राम में पावर पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर का मतलब ये होता है कि जो सोर्स है हमारा वो कैपेसिटर या इंडक्टर जो भी चीज़ है पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में फेज़ में क्या हो रहा है, इसमें तो वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन ये करंट देखें क्वाड्रेंट में 180 से पहले पहले 90 से और 180 के दरमियान ये नेगेटिव है। तो V पॉजिटिव है, I नेगेटिव है, तो पावर अल्टीमेटली आएगी नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरह क्या कहते हैं नेक्स्ट में आ जाएगा कि पॉजिटिव पावर आई, यानी कि इस तरह होगा कि वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव पावर आएगी। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है, नीचे आ रही है ये पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होगा, पावर नेगेटिव में। तो ये डायग्राम जितनी पावर, इसका मतलब नेगेटिव पावर का मतलब ये है कि जिस लोड को हम वोल्टेज दे रहे थे अब वो हमें वोल्टेज करंट सप्लाई करना शुरू कर गया है, ये वोल्टेज सप्लाई खुद मान गए। पहले वोल्टेज सप्लाई से हम करंट जो है ना वो सप्लाई कर रहे थे सोर्स से, अब ये सोर्स को वोल्टेज वापस रिटर्न कर रहा है वापस। तो ये यही वजह होती है कि जितनी पॉजिटिव पावर ये इधर भेजता है लोड को, उतनी लोड वापस भेजता है नेगेटिव में, तो इस वजह से पावर लॉस जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको नहीं मिलेगा। इम्पीडेंस क्या होती है, इम्पीडेंस में सिर्फ इसमें सारी चीज़ें ना देखें आप। इम्पीडेंस एक कंबाइंड फैक्ट होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस दोनों आ जाएं तो वही इम्पीडेंस। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखिए, अगर देखें कि कोई रेजिस्टिव सर्किट है उसमें इम्पीडेंस क्या होगी, यहाँ पर रेजिस्टर है, यहाँ पर तो आप कोई ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, मतलब रिएक्टेंस तो नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ इम्पीडेंस होगी आर, उसकी रेजिस्टेंस के बराबर ही। ये एंटी टेस्ट में या MCQ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एल सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस एल की वजह से होगी और इसकी वजह से रेजिस्टेंस होगी, तो उसको इस तरह लिखना है। RC सर्किट में जो क्या होगा वो भी देख लें इक्वेशन, कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी और रेजिस्टेंस जब होगी तो उसकी अल्टीमेट इम्पीडेंस के लिए ये फार्मूला आगे सीरीज़ RC RL में इस्तेमाल होंगे, ये आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी, इसको आप बेशक छोड़ दें। और दूसरी ये इक्वेशन ये याद रख लें कि सेम चीज़ V वोल्टेज RMS में और करंट RMS की जो रेशियो है उसको भी इम्पीडेंस कहते हैं, इसलिए तो इसका यूनिट होता है ओम्स। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इम्पीडेंस, इन सारों की यूनिट्स ओम्स हैं, ये भी आप बेशक नोट कर लें। नेक्स्ट चीज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है RC सीरीज सर्किट या RL सीरीज सर्किट। तो RC सीरीज सर्किट करेंगे तो इससे पहले इसमें वेक्टर्स आएंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स थोड़ा देख लें, रिव्यू कर लें तो आसानी होगी, अगर नहीं भी तो फिर भी मैं आपको ना ईजिली करवा दूंगा। तो देखें जहाँ वोल्टेज आएगा आपने उससे मुराद लेनी है VRMS वोल्टेज, जहाँ पर करंट आएगा तो IRMS करंट। तो ये सर्किट दिया हुआ है, सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये C लगा हुआ है और ये R जो है। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जितना करंट यहाँ से आएगा उतना ही करंट वो कैपेसिटर में से गुजरेगा और वही कैपेसिटर से होता हुआ रेजिस्टेंस में गुजरेगा और वही वापस जाएगा, यानी करंट डिवाइड नहीं होगा, वो सारा करंट हर कंपोनेंट में से गुजरेगा। अगर 10 एम्पेयर आ रहा है तो वो 10 एम्पेयर कैपेसिटर से भी गुजर के जाएगा, इसमें रजिस्टर से भी गुजर के वापस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कैपेसिटर का वोल्टेज VC से शो किया है, सप्लाई वोल्टेज V, और VR से रजिस्टर का वोल्टेज। कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं इस टॉपिक में आगे चलने से पहले, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ याद रखना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस वैसे भी क्या होती है, RMS वोल्टेज ओवर RMS करंट, ये याद रखना है। यहाँ से VRMS निकालना हो तो IRMS को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, VRMS आ जाएगा ऊपर वाला। IRMS निकालना हो इसको यहाँ पर ऊपर ले जाएं, XC को नीचे ले आएँ, तो ये इक्वेशन आ जाती है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, 1/ωc, मैं वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंबाइंड इफेक्ट से पहले देखते हैं इंडिविजुअल क्या इफेक्ट है, इंडिविजुअल से हम वो सारा बिल्टअप कर लेंगे कंबाइंड क्या होगा। देखें रजिस्टर लगाओ, वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, कैपेसिटर लगाओ तो कैपेसिटर में आप ये बात अपने पल्ले बांध लेनी, कैपेसिटर में हमेशा करंट लीड करता है, प्योर कैपेसिटर है इसलिए 90 डिग्री है, अगर ये प्योर ना हो तो 90 एंगल नहीं होगा।
वो देखेंगे हम इसके अंदर। अगर करंट रेफरेंस ले लें कि करंट से देखें वोल्टेज क्या कर रहा है, तो करंट से देखेंगे, यहाँ से भी देख लें आप बेशक, करंट से देखें तो वोल्टेज पीछे है, लैगिंग में है। तो यहाँ पर अगर करंट रेफरेंस पे है तो लैग नीचे बनेगा, लैगिंग जो है। तो ये आपने पहले बांध लेनी दो चीज़ें। इसके बाद आगे आ जाता है, हम पूरे टॉपिक के दरमियान नोट कर लें, आई रेफरेंस लेंगे। ये आई रेफरेंस हमने जो है ना इस लेके आगे चलना है। ये आई रेफरेंस ले लिए। अब देखें दो एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर के अक्रॉस करंट अगर ये है तो वोल्टेज भी फेज़ में होगा, सेम चीज़ ये देख लें। तो वी आर ये आ जाएगा आई आर एम एस इंटू आर। कैपेसिटर करंट रेफरेंस ले रहे तो करंट रेफरेंस में वोल्टेज नीचे लैग कर रहा है, करंट ये वोल्टेज सॉरी। तो वोल्टेज होगा आई आर एम एस इंटू एक्स सी। ये मैंने आई सी लिखा है, इसको आप चेंज आई आर एम एस कर लें। आपने एक वेक्टर ऐड करनी है, दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों को अब जमा करना है, ऐड करना है। उसका एक रूल है हेड टू टेल रूल। इसका ये हेड है, ये एरो वाला, इसकी ये टेल है। हेड के साथ ये टेल मिला दें, ठीक है। तो हेड के साथ टेल मिलाएंगे तो ये दोनों एक रिजल्टेंट देंगे, ये उसको हम कहेंगे वी आर एम एस। तो इसको क्या कहते हैं समझने के लिए कि ये हमारे पास वी आर एम एस जो है किस तरह आया, तो इसको देखते हैं। वेक्टर एडिशन के लिए हमने ये बना दिए हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखें, ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है। इसमें जहाँ पर दो एंगल्स आ रहे हैं ना उसको बेस कहते हैं। जो बेस पे 90 डिग्री होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज। ये 10th की कॉन्सेप्ट है आपके, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, अगर हमने ये चीज़ फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज, तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, अंडर रूट ले लिया इसका। अब क्या करता हूँ, ये जो मैंने बनाई हुई है, ये हमारे पास पहले बनाई थी वेक्टर डायग्राम, ये डायग्राम थी। इसको मैं ना 90 डिग्री उठा के ऐसे कर देता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो सेम ये चीज़ बन गई। अब बस देखें, कंपेयर करें, ये परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, सारी चीज़ें सामने हैं आपके। तो अब देखें कितना आसान हो गया है इसका एनालिसिस करना, कि ये जो रिजल्टेंट है यानी हाइपोटेन्यूज, इसका ये फार्मूला है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है हमारे पास, सॉरी इसमें बेस में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर में आ रहा है हमारे पास बी सी, उसका स्क्वायर करेंगे। बेस का स्क्वायर करना है तो बेस में आ रहा है वी आर, उसका स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट की हमने, तो क्या आया, आई आर एम एस आर स्क्वायर प्लस आई आर एम एस एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो ये इसलिए नीचे ओमेगा सी आ गया। अब इस सारे में से आई स्क्वायर जो है ना वो सारे के अंदर से कॉमन ले लिया, ये दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट इसके अंदर लिख लिया। अब आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट है। तो मतलब जब ये अंडर रूट से बाहर लिखेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, ये बाहर आ गया, पीछे रह गया आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी, इस सारे का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो आ गई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपने याद रखनी है कि वी डिवाइडेड बाई आई जब कर देंगे वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, तो ये हमारे पास इम्पीडेंस आ गई। अब ये एंगल था, एक एंगल देखो हमने देखा ये एंगल था जो आई हमारे पास जो रेफरेंस था उससे ये बन रहा है, ये एंगल थीटा नीचे की तरफ जा रहा है एंगल। ये एंगल किस तरह निकालना है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा हम इस्तेमाल करेंगे। देखें हमें ये चीज़ तो अभी नहीं पता रिजल्टेंट का, यानी वैल्यू नहीं पता, हमें ये दो चीज़ें ऑलरेडी पता हैं। तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर बेस ली है कि वी सी ओवर वी आर। जब इनकी वैल्यूज पुट की, आई आर एम एस एक्स सी, ये देखें वैल्यू लिखी है, और आई आर एम एस आर, जब ये पुट की तो
हमारे पास ये चीज़ आ गई, आई आर एम एस से आई आर एम एस जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, एक्स सी ओवर आर। ये फार्मूला जो है tan थीटा इज इक्वल टू एक्स सी बाई आर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। ये इक्वेशन आपने याद रख लेनी है अभी, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब एक्स सी क्या होता है, 1 ओवर ओमेगा सी, तो tan इनवर्स होता है 1 ओवर ओमेगा सी आर, तो ये इसकी डेरिवेशन होगी, ये भी आपने ना नोट कर लेनी है। इम्पीडेंस डायग्राम की तरफ आते हैं। तो इम्पीडेंस डायग्राम क्या होती है कि जो पहले डायग्राम डिस्कस कर रहे थे हम, उसमें एक कॉमन चीज़ थी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, इसमें देखा आई आर एम एस आ रहा है, इधर भी आई आर एम एस आ रहा है, इधर भी आई आर एम एस आ रहा है, ये कॉमन था। इसको हम ओमिट कर देते हैं, या इसको आई आर एम एस से कहते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो पीछे ये चीज़ रह जाती है। डायग्राम वही है, लेकिन यहाँ आर रह गया, जी रह गया, एक्स ही रह गया। यहाँ से भी हम थीटा जो ये रेफरेंस एक्सिस से ये जी तक, इस एक्सिस तक बना रहा है, तो वो एक्स सी बाई आर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और जिस पे दो एंगल बन रहे हैं ये बेस है एक्स सी बाई आर, तो ये भी आ गया। सीरीज आर एल सर्किट, सीरीज का बता दिया कॉन्सेप्ट, करंट सेम रहेगी, जितनी यहाँ से आएगी उतनी इसमें से फ्लो करेगी, और इतनी रजिस्टर में से। अब फिर इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस के फार्मूलाज, और इसमें ये चीज़ याद रखनी है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये आपने क्या कहते हैं ना, ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रजिस्टर अगर लगाओ तो वोल्ट इन फेज होंगे वोल्टेज और करंट, अगर इंडक्टर लगाओ, ये चीज़ जो है ना, इंडक्टर में क्या होता है कि वोल्टेज हमेशा लीड करता है, नोट कर लें, करंट से, या ये भी कह लें कि करंट हमेशा लैग करता है वोल्टेज से, दोनों सेम चीज़ें हैं। और उसके लिए मैंने रेफरेंस, पहले वोल्टेज रेफरेंस लिया, फिर करंट रेफरेंस लिया, और किस तरह बनाई है डायग्राम, ये आपको पता है। अब ये पहला वी आर तो आ गया, आई आर एम एस इंटू आर, आर एल सर्किट है ना, आर के क्रॉस तो ये वोल्टेज आ गया, एल के क्रॉस वोल्टेज जो होता है वो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लीड करता है, इसलिए मैंने ये ऊपर की तरफ इस पर बनाया है। एडिशन करते हैं हेड टू टेल रूल से, तो इसका ये हेड है, ये टेल इसकी ये वाली है पीछे, इसको उठा के मैं इधर लगा दूँ, तो ये हेड टू टेल रूल से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये वी आर है, वी एल है, ये वी सप्लाई वोल्टेज है, या वी आर एम एस है, तो इधर ये लगाते हैं ट्रायंगल बन, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है, तो ये वी आर एम एस है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर है वी एल और बेस है वी आर। इसी तरह चलते रहे, वैल्यूज़ वी एल की जो वैल्यू थी, ये वी आर की वैल्यू ये पुट की सेम, तो हमारे पास अल्टीमेटली आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर आ गया। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ से जो रिएक्टेंस आती है, इस आई आर एम एस को मैं इसके नीचे ले जाऊँगा, डिवाइड करूँगा, तो ये दोनों डिवाइड होके जी बनाते हैं इंडक्टर इम्पीडेंस, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जो है ना लिख लें। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर वी एल है, बेस है वी आर, वी एल की वैल्यू दी है, वी आर की भी ऊपर मैंने आपको वैल्यू दी है, वी एल बाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, वी एल बाई वी आर, वी एल की वैल्यू उधर दी हुई है, वी आर की भी दी हुई है, तो क्या होगा, वैल्यू पुट की एक्स एल बाई आर की इक्वेशन आ गई टेन। तो ये जो एक्सप्रेशन है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह, सिंपल चीज़ें हैं, तो ये आप नोट कर लें। इम्पीडेंस डायग्राम क्या, सेम चीज़, ये इम्पीडेंस डायग्राम बनती है इसमें। तो अब इसमें एक चीज़ देखें कि आपकी बुक में ये डायग्राम है, मैंने ये बनाई है, उसमें क्या है, अब देखें, अब ये जो चीज़ है ना सारी ओमेगा एल के पैरेलल, ये जो सारा है ना, ये भी ओमेगा एल ही होगा, आर के ऊपर ये जो सारी चीज़ है ये भी आर के बराबर ही है। तो देखें, अगर ये ओमेगा ये आर है, तो ये मेरी वाली डायग्राम बन गई, और उसका भी रिजल्टेंट आ गया, और उस पर भी ये रेफरेंस हमारे पास ये था, आर के क्रॉस था, वहाँ से रिजल्टेंट तक जो एंगल है वो भी लिख दिया।
तो ये पावर इन एसी सर्किट से क्या होता है कि रेजिस्टिव सर्किट हो या डीसी सर्किट हो, पावर होती है डीसी सर्किट में पढ़ते हैं वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई या आई स्केयर आर वी स्केयर बाई आर। ये तो तब है कि अगर फेज डिफरेंस ना आए, लेकिन इंडक्टर या कैपेसिटर सर्किट में लग जाए तो थीटा फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के दरमियान आ ही जाता है। तो इसको ये आ गया है डिफरेंस। अब हमने क्या करना है कि वोल्टेज के दो कंपोनेंट इसके ले लिए, एक वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा आई के क्रॉस है तो वी कॉस थीटा को आई से मल्टीप्लाई करें तो वी आई कॉस थीटा। पावर इसी सर्किट में ये फार्मूला याद रखना है। कॉस थीटा क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है मैं आपको अब इसको ना सिंपल वर्ड में बताता हूँ। पावर फैक्टर ये होता है कि जितनी किसी ग्रिड स्टेशन से हमारे घर जो बिजली आ रही है, पावर आ रही है, उसमें से हम कितनी यूज़ कर रहे हैं वो बताता है हमें पावर फैक्टर को, कितनी इस्तेमाल हो रही है और कितनी इस्तेमाल नहीं हो रही। ये अमूमन 0.8 होता है और ये 1 सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। अगर कोई 1 है तो ये इसका मतलब है रेजिस्टिव लोड। पावर फैक्टर को दूसरा तरीका ये R/D से भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी शायद किसी एंट्री टेस्ट या किसी MCQ में आर ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये पूरा चैप्टर इस पे पावर फैक्टर पे पूरी बुक लिखी जा सकती है, इतना इंपॉर्टेंट इतना बड़ा टॉपिक है। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।